वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो काम और लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। निरंतर प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 15 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में गोरशम कोरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में गोरशम कोरा महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रही है कि गोरसम कोरा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के तवांग जेमीथांग में सेलिब्रेट किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। गोरशम कोरा उत्सव 7 से 10 मार्च 2024 तक अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मनाया गया, जो भारत और भूटान के बीच अस्थायी दोस्ती को प्रतीक है और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का उजागर भी करता है। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये जो फेस्टिवल्स है ये हमारे इंडिया और भूटान के कल्चर्स को हाईलाइट करने के लिए गोरसम कोरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। इसी के दौरान गोरसम कोरा एक वार्षिक उत्सव भी है, जिसमें गोरसम चोटन में मनाया जाता है, जो 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान एक श्रद्धेय स्थानीय भिक्षु लामा प्रधान द्वारा निर्मित 93 फुट लंबा विशाल स्तूप भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में गोरसम कोरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट्स बनता है कि गोरसम कोरा फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग रखता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि केरल के तिरुवनंतपुरम में इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। तो जानते हैं कि आखिर ये फ्यूचर लैब सेंटर क्या है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सी डैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नामक यह केंद्र अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन, विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के दौरान अन्य घोषणाओं में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सी डैक और रेल मंत्रालय के बीच सहयोग की घोषणा की गई, जिसमें माइक्रोग्रिड प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती के लिए सी डैक और टाटा पावर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो हमारे मेन पॉइंट्स ये है कि हाल ही में तिरुवनंतपुरम में इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर को कहाँ पे स्थापना किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोचरब आश्रम की उद्घाटन की गई, जिसको हम लोग साबरमती के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि कोचरब आश्रम कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा किया और कोहार्ब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का उद्घाटन भी किया। इसी के दौरान प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और हृदय कुंज का दौरा भी किया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम जो गुजरात में लोकेटेड है वहां पे विजिटेड करने के दौरान उन्होंने कोहरब आश्रम का इनॉग्रेशन रखा और यहाँ पे उनकी महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि को भी अर्पित किया गया। तो कोहार्ब आश्रम की स्थापना जो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को की गई थी। यह भारत में उनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। हालांकि 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती नदी के तट पर एक बंजर भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी साउथ अफ्रीका से पूर्णतः तरीके से लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो 1915 के ईस्वी के दशक में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे और 25 मई 1915 को कोहार्ब आश्रम की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा की गई थी। लेकिन
17 जून 1917 को इस कोहार्ब आश्रम को साबरमती नदी के तट पर इसमें स्थानांतरित कर दिया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में कि साबरमती आश्रम का लिंकेज किस किस माध्यम से है। तो इसे हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और यह 1917 से लेकर 1930 तक गांधी जी का घर रहा और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूलतः इसका नाम सत्याग्रह आश्रम भी पड़ा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि साबरमती आश्रम जो गांधी जी को साबरमती आश्रम जो 1917 से लेकर 1930 तक गांधी जी का वहां पे घर भी रहा था और इसी के दौरान यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाई गई और इसका नाम सत्याग्रह आश्रम भी रखा गया था। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि 12 मार्च 1930 को उन्होंने 78 साथियों के साथ आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की और यह मार्च ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था जिसने भारत में ब्रिटिश नमक की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नमक पर कर लगाया गया था। तो आपको ये भी फैक्ट्स को याद रखना होगा कि साबरमती आश्रम से ही दांडी यात्रा को स्टार्ट किया गया था जिसमें 78 साथियों गांधी जी के 78 साथियों के द्वारा इस यात्रा की प्रारंभ की गई जिसमें पूर्णतः तरीके से विरोध किया गया था नमक कानून को लेकर जो ब्रिटिशर्सों के द्वारा नमक की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नमक पर टैक्स लगाया गया था। उसी के विरोध के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा को स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। तो आपको ये भी फैक्ट्स को याद रखना होगा कि दांडी मार्च का शुभ आरंभ कब हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ही इसका विरोध करना स्टार्ट किया गया था और इसी के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शपथ ली कि जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता वे आश्रम नहीं लौटेंगे और भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की जब घोषणा की तो हालांकि जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई और वे कभी भी आश्रम नहीं लौटे। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि दांडी मार्च यात्रा के दौरान ही गांधी जी ने ये प्रण लिया था कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने आश्रम नहीं लौटेंगे और अंततः हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः तरीके से आजाद हो गया और हमें उस दिन स्वतंत्रता मिली और उसके बाद हमारे गांधी जी का मृत्यु 1948 में हो गया और इसके दौरान उन्होंने कभी भी दोबारा उस आश्रम में नहीं लौटे। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रख के चलना होगा। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है कृति इसको कहाँ शुरू किया गया। तो राइट आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हाल ही में नेशनल प्रोग्राम जिसका मतलब होता है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का नाम रखा गया कृति जिसको चंडीगढ़ से हाल ही में शुरू किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर ने 12 मार्च 2024 को यूटी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के सलाहकार राजीव वर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का जिसका मतलब है कृति इसका शुभारंभ को किया गया यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। श्री ठाकुर जी ने यह भी कहा कि कृति का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न विषयों में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है और उनका समर्थन भी करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार देश के हर जिले के कोने कोने तक पहुंचेगी और प्रतिभा की पहचान करेगी। खेल अकादमियों में युवाओं की प्रतिभा को निखारा भी जाएगा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये जो कृति प्रोग्राम हाल ही में यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से लॉन्च की गई है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ के अफेयर्स के मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम है कृति प्रोग्राम। इसका मेन फोकस होगा कि वैसे युवा जो खेल के प्रति जागरूक है तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा। जो वैसे क्षेत्र से आते हैं जिनको सुविधाएं नहीं है खेल को लेकर तो उनको जागरूक दिया जाएगा और उनको सरकार के द्वारा सपोर्ट की जाएगी खेलों को लेकर ताकि खेल में बढ़ोतरी की जाए और खेल के आगे सम्मान किया जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। तो राइट आंसर होगा हैदराबाद को हाल ही में होम मिनिस्टर के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया कि 17 सितंबर को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे फॉर द स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि आखिर ये कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस के रूप में अधिसूचित किया। मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि हैदराबाद के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यह फैसला लिया गया कि हम लोग 17 सितंबर को
हैदराबाद का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, आखिर क्यों? तो इसके फैक्ट्स के बारे में अभी हम जानेंगे। तो 15 अगस्त 1947 की ये जब बात है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के 13 महीने बाद ही ऑपरेशन पोलो नामक एक पुलिस ऑपरेशन के बाद हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से मुक्त कर दिया गया था। तो आपको इससे पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो इसी के दौरान कुछ ऐसे राज्य थे जो हमारे राज्य में नहीं मिलना चाहते थे, तो उसी के दौरान हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन पोलो को चलाया गया, जिसमें एक हैदराबाद भी था जो हमारे इंडिया में नहीं मिलना चाहता था। ये चाहता था कि हम पाकिस्तान में जाकर मिल सके, लेकिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्हें यूनिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हीं के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया और पूर्णतः तरीके से हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया। जो कब मिलाया गया? तो 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से मुक्त कर दिया गया और हैदराबाद को पूर्णतः तरीके से इंडिया का स्टेट बना दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि 17 सितंबर को हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस की मांग क्षेत्रों के लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, तो उनको हम ये छूट देते हैं, उनको राहत देते हुए 17 सितंबर को हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंस डे की घोषणा की गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि 17 सितंबर 1948 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य जो निजामों के शासन के अधीन हुआ करता था, तो तत्कालीन गृह मंत्री उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी सैन्य कार्रवाई। इसी के बाद भारत संघ में मिला लिया गया था और नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। तो इसलिए हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा 17 सितंबर को हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंस डे को घोषित किया गया, जिसके पीछे क्या कारण थे मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क को बनाया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवारा उपनगर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी और इसी के दौरान अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबत अली मस्जिद का निर्माण चीनी फर्म गुआनामी से प्राप्त 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया था, जिसमें 60,000 वर्ग फुट की मस्जिद को पारंपरिक निर्माण से बहुत अलग तरीके से बनाया गया था, जिसमें इमारत के डिजाइन पर बहुत ध्यान दिया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क को कहाँ पे बनाया गया? तो सऊदी अरब में इसका उद्घाटन किया गया और इसको बनाया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क को कहाँ पे बनाया गया? तो सऊदी अरब हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? तो राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में टॉप आर्म्स इंपोर्टर कंट्री कौन है जो 2019 से लेकर 23 तक इंपोर्ट किया गया है आर्म्स को लेकर? तो वो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। हमारा भारत देश सबसे ज्यादा इंपोर्टर बना है फॉर द कैटेगरी ऑफ आर्म्स, हथियारों के रेंज में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2014 से लेकर 18 की अवधि की तुलना में आयात में 4.7% की वृद्धि के साथ भारत 2019-23 की अवधि के लिए दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना और 2019-23 में 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में से 9 भारत, सऊदी अरब और कतार शीर्ष 3 पर है, जबकि यूक्रेन 2022 से 23 में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। पांचवें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान से आयात 2019-23 में 43% बढ़ गया। चीन अपने सभी हथियारों के आयात का 82% आपूर्ति करता है, जबकि चीन के अपने हथियारों के आयात में 44% की गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण है कि उसके रक्षा औद्योगिकी आधार का विस्तार होना। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता लगाया गया कि वर्ल्ड में टॉप आर्म्स इंपोर्टर कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा इंडिया, जो वर्ल्ड में टॉप आर्म्स इंपोर्टर के रेंज में सबसे प्रथम स्थान पे आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस देश का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल हो गया? तो राइट आंसर होगा जापान। जापान के द्वारा हाल ही में
फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट जिसको लॉन्च किया गया था कैरोस, ये विफल हो गया, फेल्ड हो गया, जो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। स्पेस वन के कैरोस रॉकेट को 13 मार्च 2024 को पश्चिमी जापान के वकायाम प्रांत के कुशीमोटो में एक लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था, जो कि टेक ऑफ के बाद एक विस्फोट में यह नष्ट हो गया। और यह जापान का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट था, यानी कि यह प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट था जिसके दौरान लॉन्च करने के दौरान ही इसका विफल हो गया। क्वेरोस ठोस ईंधन इंजन के 3 चरणों और एक तरल ईंधन पोस्ट बूस्ट चरण इंजन से बना हुआ था, जो 250 किलोग्राम तक के पेलोड को कम पृथ्वी की कक्षा में ले जाने का प्रयास कर रही थी। और यह कुछ ही सेकंड में हवा में फट जाता है, जिसे काइरोस कहा जाता है। इलाके में धुएं का घना बादल छा गया और कुछ जगहों पर आग की लपटें उठने लगी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि जापान के प्राइवेट सेक्टर रॉकेट के दौरान हाल ही में कैरोस रॉकेट को लॉन्च किया गया, जो आसमान में जाते ही विस्फोट हो गया, ये फेल हो गई। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 14 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में निंगल नलामा योजना किसने शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स इंडस पेवियर किसने लॉन्च किया है? तो इंडस इंड बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से श्रीनिवासन स्वामी को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में DRDO ने पहली बार MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाई गई योंडे घोषणा मलेरिया से रिलेटेड रखती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चित टोनकिन खाड़ी विवाद चाइना और वियतनाम से संबंधित रखती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Fraser Commission was established for reforms in which among the following in 1902 1902 में निम्नलिखित में से किसमें सुधार के लिए फ्रेजर आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए आर्मी, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी पुलिस या ऑप्शन डी सिविल सर्विस। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।